हेलो व्यूअर, नमस्कार। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 11th का भूगोल का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है भूगोल एक विषय के रूप में। तो वीडियो शुरू करूं इससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अंत तक देखिए, पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर 1। आपने माध्यमिक स्तर तक भूगोल का अध्ययन सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के एक घटक के रूप में किया है। आप विश्व एवं इसके विभिन्न भागों के भौगोलिक तथ्यों को से परिचित हैं। अब आप भूगोल का अध्ययन एक स्वतंत्र विषय के रूप में करेंगे तथा पृथ्वी के भौतिक वातावरण, मानवीय क्रियाओं एवं उनके अंत प्रक्रियात्मक संबंध के विषय के बारे में जानेंगे। यहाँ आप एक प्रासंगिक प्रश्न पूछ सकते हैं कि हमें भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए। हम धरातल पर रहते हैं, हमारा जीवन हमारे परिस्थान से अनेक रूपों में प्रभावित होता है। हम निर्वाह के लिए अपने आसपास के संसाधनों पर निर्भर करते हैं। आदिम समाज अपने भरण पोषण के लिए प्राकृतिक निर्वाह संसाधनों जैसे पशुओं एवं खाद्य पौधों पर आश्रित था। समय बीतने के साथ हमने तकनीकों का विकास किया तथा प्राकृतिक संसाधनों यथा भूमि, मृदा, जल का उपयोग करते हुए अपना आहार उत्पादन प्रारंभ किया। हमने अपने भोजन की आदतों एवं वस्त्रों को मौसमी दशाओं के अनुरूप समायोजित किया। ज्ञातव्य हो कि प्राकृतिक संसाधन आधार तकनीक विकास भौतिकी वातावरण के साथ अनुकूलन एवं उसका परिष्करण सामाजिक संगठन एवं सांस्कृतिक विकास में विभिन्नता पाई जाती है। भूगोल के एक छात्र के रूप में आपको धरातल पर विभिन्नता वाले सभी तत्वों के विषय में जानने के लिए उत्सुक होना चाहिए। आप विविध प्रकार की भूमि एवं लोगों से परिचित हैं, फिर भी समय के साथ होने वाले परिवर्तन को समझने में रुचि रखते होंगे। भूगोल आपका विविधता समझने तथा समय एवं स्थान के संदर्भ में ऐसी विभिन्नताओं को उत्पन्न करने वाले कारकों की खोज करने की क्षमता है। कारकों की खोज करने की क्षमता प्रदान करता है। इसे आप में मानचित्र में परिवर्तित गोलक ग्लोब को समझने तथा धरातल के दृश्य ज्ञान की कुशलता विकसित होती है। आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक यथा भौगोलिक सूचना तंत्र, जिसको हम लोग जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, संगणक मानचित्र कला, कंप्यूटर कार्टोग्राफी के रूप में ज्ञान एवं कुशलता आपको राष्ट्रीय विकास में योगदान करने की योग्यता से लैस करती है। आप अगला प्रश्न पूछना चाहेंगे कि भूगोल क्या है। आप जानते हैं कि हमारा पृथ्वी हमारा आवास है। यह पृथ्वी पर रहने वाले अन्य छोटे बड़े प्राणियों का भी आवास है। पृथ्वी की सतह एक रूप नहीं है, इसके भौतिक स्वरूप में विभिन्नता पाई जाती है। यहाँ पर्वत, पहाड़, घाटियाँ, मैदान, पठार, समुद्र, झील, रेगिस्तान, वन एवं उजाड़ क्षेत्र आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ सामाजिक एवं सांस्कृतिक तत्वों में भी विभिन्नता पाई जाती है, जो सांस्कृतिक विकास की पूर्ण अवधि में मानव द्वारा सृजित ग्रामों, नगरों, सड़कों, रेलों, पतनों, बाजारों एवं मानव जनित अन्य कई तत्वों के रूप में विद्यमान होते हैं। उक्त विभिन्नता में भौतिक पर्यावरण एवं सांस्कृतिक लक्षणों के मध्य संबंधों को समझने का संकेत निहित होता है। भौतिक पर्यावरण एक मंच प्रस्तुत करता है जिस पर मानव समाजों ने अपने सृजनात्मक क्रियाकलापों का ड्रामा अपनी तकनीक विकास से प्राप्त उपकरणों द्वारा मंचित किया। अब आप पहले पूछ गए प्रश्न भूगोल क्या है, क्या उत्तर देने का सक्षम प्रयास कर सकते हैं। अत्यंत सरल शब्दों में यह कहा जा सकता है कि भूगोल पृथ्वी का वर्णन है। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग इरेटोस्थनीज ने
एक ग्रीक विद्वान जो कि 276 से 194 ईसा पूर्व में इरेटोस्थनीज के द्वारा भूगोल शब्द का प्रयोग किया गया था। यह शब्द ग्रीक भाषा में दो मूल शब्द जियो मीन्स पृथ्वी और ग्राफोज मीन्स वर्णन से प्राप्त किया गया है। दोनों को एक साथ रखने पर इसका अर्थ बनता है पृथ्वी का वर्णन। पृथ्वी को सर्वदा मानव के आवास के रूप में देखा गया है और इस दृष्टि से विद्वान भूगोल को मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन परिभाषित करते हैं। आप इस तथ्य से परिचित ही हैं कि यथार्थता बहुत आयामी होती है तथा पृथ्वी भी बहुआयामी है। इसलिए अनेक प्राकृतिक विज्ञान जैसे भौमिकी, मृदा विज्ञान, समुद्र विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, जीव विज्ञान, मौसम विज्ञानी तथा अन्य सह विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के अनेक सहयोगी विषय जैसे कि अर्थशास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, नृविज्ञान इत्यादि धरातल की वास्तविकता के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करते हैं। भूगोल अन्य विज्ञानों से विषय वस्तु तथा विधि तंत्र में भिन्न है, परंतु साथ ही अन्य विषयों से इसका निकट का संबंध है। भूगोल सभी प्राकृतिक एवं सामाजिक विषयों से सूचनाधार प्राप्त कर उसका संश्लेषण करता है। हमें पृथ्वी पर भौतिक तथा सांस्कृतिक वातावरण में भिन्नता दिखाई पड़ती है। अनेक तत्वों में समानता तथा कई में असमानता पाई जाती है। अतएव भूगोल को क्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन मानना तार्किक लगता है। इस प्रकार भूगोल को उन सभी तथ्यों का अध्ययन करना होता है जो क्षेत्रीय संदर्भ में भिन्न होते हैं। भूगोल वेता मात्र धरातल पर तथ्यों में विभिन्नता का अध्ययन नहीं करते, अपितु उन कारकों का भी अध्ययन करते हैं जो इन विभिन्नताओं के कारण होते हैं। उदाहरणतः फसल का स्वरूप एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भिन्न होता है, किंतु यह भिन्नता एक रूप में मिट्टी, जलवायु, बाजार में मांग, किसानों की व्यय क्षमता, तकनीकी निवेश की उपलब्धता आदि में भिन्नता से संबंधित होती है। इस प्रकार भूगोल की दिलचस्पी किन्हीं दो तत्वों या एक से अधिक तत्वों के मध्य कार्य कारण संबंध को ज्ञात करने में है। एक भूगोलवेता तथ्यों की व्याख्या कार्य कारण संबंध के ढांचों में ही करता है, क्योंकि यह केवल व्याख्या में ही सहायक नहीं होता, अपितु तथ्य के पूर्वानुमान एवं भविष्य के परिप्रेक्ष्य में देखने की भी क्षमता भी रखता है। भौतिक तथा मानवीय दोनों प्रकार के भौगोलिक तथा स्थैतिक नहीं हैं, अपितु गत्यात्मक होते हैं। वे सतत परिवर्तनशील पृथ्वी तथा अथक एवं निरंतर सक्रिय मानव के बीच आबद्ध प्रक्रियाओं के फलस्वरूप कालांतर में परिवर्तित होते रहते हैं। आदिम मानव समाज अपने निकटतम पर्यावरण पर सीधे तौर पर निर्भर करता था, अब ऐसा नहीं है। भूगोल इस प्रकार प्रकृति तथा मानव के समग्र इकाई के रूप में अंतर प्रक्रिया के अध्ययन से संबंधित है। मानव प्रकृति का एक अंगभूत भाग है तथा वह प्रकृति पर अपनी छाप छोड़ता है। प्रकृति मानव जीवन के विभिन्न पक्षों को प्रभावित करती है। इसकी छाप उसके वस्त्र, आवास, व्यवसाय आदि पर देखी जा सकती है। मानव ने प्रकृति के साथ समझौता, अनुकूलन अथवा अपरिवर्तन के माध्यम से किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान समाज आदिम समाज अवस्था पार कर चुका है। उसने तकनीकी के खोज एवं प्रयोग द्वारा अपने अस्तित्व के लिए निकट परिवेश को अपरिवर्तित कर प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए अपने कार्य क्षेत्र के क्षितिज में परिवर्धन कर दिया है। तकनीकी के क्रमशः विकास के साथ मानव अपने ऊपर भौतिक पर्यावरण के द्वारा कसे हुए बंधन को ढीला करने में सक्षम हो गया है। तकनीकी ने श्रम की कठोरता को कम, श्रम क्षमता को बढ़ाया तथा अवकाश का प्रावधान करते हुए मानव को उच्चतर आवश्यकताओं को पूर्ण करने का अवसर दिया।
उसे उत्पादन के पैमाने एवं श्रम की गतिशीलता में भी वृद्धि हुई। भौतिक वातावरण एवं मानव के अन्योन्य क्रिया को एक कवि द्वारा संक्षेप में मानव एवं ईश्वर के बीच निम्न वार्तालाप के माध्यम से व्यक्त किया गया है। आपने मिट्टी का सृजन किया, मैंने कप का निर्माण किया। आपने रात्रि का सृजन किया, मैंने दीपक बनाया। आपने बंजर भूमि दी, पहाड़ी भूभाग एवं मरुस्थल का सृजन किया, मैंने फूलों की क्यारी तथा बाग बगीचे बनाए। प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए मानव अपने सृजनात्मक योगदान का दावा करता है। तकनीक की सहायता से मानव आवश्यकता की अवस्था से स्वतंत्रता की ओर अग्रसर हुआ। उसने सर्वत्र अपनी छाप छोड़ी तथा प्रकृति के सहयोग से नई पृथ्वी के सहयोग से नई संभावनाओं का सृजन किया। इस प्रकार हमें मानवीकृत प्रकृति तथा प्रकृति प्रभावित मानव के दर्शन होते हैं। भूगोल इसी अंत प्रक्रियात्मक संबंध का अध्ययन करता है। परिवहन एवं संचार के साधन के जाल तथा पदानुक्रमिक केंद्रों के माध्यम से क्षेत्र समाकलित और संगठित हो गए। एक सामाजिक विज्ञान के रूप में भूगोल इसी क्षेत्रीय समाकलन एवं संगठन का अध्ययन करता है। एक वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल 3 वर्गीकृत प्रश्नों से संबंधित है। कुछ प्रश्न धरातल पर पाए जाने वाले प्राकृतिक एवं संस्कृति विशेषताओं के प्रतिरूप की पहचान से जुड़े होते हैं, जो क्या प्रश्न के उत्तर देते हैं। कुछ प्रश्न पृथ्वी पर भौतिक सांस्कृतिक तत्वों के वितरण से संबंधित होते हैं, जो कहाँ प्रश्न से संबंध होते हैं। सब मिलकर उक्त दोनों प्रश्नों में प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक तत्वों के वितरण एवं स्थिति को ध्यान में रखा गया है। इन प्रश्नों से कौन से तत्व कहाँ स्थित हैं से संबंधित सूचीबद्ध सूचनाएं प्राप्त होती हैं। औपनिवेशिक काल से ही यह उपागम बहुत प्रचलित रहा है। इन दो प्रश्नों में तीसरे प्रश्न के जोड़ने तथा भूगोल एक वैज्ञानिक विषय नहीं बन सका। यह तृतीय प्रश्न व्याख्या अथवा तत्वों एवं तथ्यों के मध्य कार्य कारण संबंध से जुड़ा हुआ है। भूगोल का यह पक्ष क्यों प्रश्न से जुड़ा हुआ है। एक विषय के रूप में भूगोल का क्रोड क्षेत्र से संबंधित होता है तथा स्थानिक विशेषताओं एवं गुणों का विवेचन करता है। यह क्षेत्र में तथ्यों को वितरण, स्थिति एवं केंद्रीकरण के प्रतिरूप का अध्ययन करता है तथा इन प्रतिरूपों की व्याख्या करते हुए उनका स्पष्टीकरण देता है। यह मानव तथा उसके भौतिक वातावरण के मध्य गत्यात्मक अंतर प्रतिक्रिया से उपजे तत्वों के बीच साहचर्य एवं अंतर संबंध का विश्लेषण भी करता है। भूगोल एक समाकलन विषय के रूप में है। भूगोल एक संश्लेषणात्मक विषय है जो क्षेत्रीय संश्लेषण का प्रयास करता है तथा इतिहासकालिक संश्लेषण का प्रयास करता है। इसके उपागम की उपागम की प्रकृति समग्रात्मक होती है। यह इस तथ्य को मानता है कि विश्व एक परस्पर निर्भर तंत्र है। आज वर्तमान विश्व से एक वैश्विक ग्राम का प्रतिबोधन होता है। परिवहन के बेहतर साधनों तथा बढ़ती हुई गम्यता के कारण दूरियां कम हो गई हैं। श्रव्य दृश्य माध्यमों
यानी ऑडियो विजुअल मीडिया एवं सूचना तकनीक ने आंकड़ों को बहुत समृद्ध बना दिया है। तकनीकी ने प्राकृतिक तथ्यों तथा आर्थिक एवं सामाजिक प्राचार के निरीक्षण एवं परीक्षण को बेहतर अवसर प्रदान किए हैं। भूगोल एक संश्लेषणात्मक विषय के रूप में अनेक प्राकृतिक तथा सामाजिक विज्ञान से अंतरापृष्ठ संबंध है। प्राकृतिक एवं सामाजिक सभी विज्ञानों का एक मूल उद्देश्य है यथार्थता को ज्ञात करना। भूगोल यथार्थता से जुड़ी तथ्यों के साहचर्य को बोधगम्य बनाता है। रेखा चित्र 1.1 भूगोल का अन्य विज्ञानों के साथ संबंध दर्शाता है। वस्तुतः विज्ञान से संबंधित सभी विषय भूगोल से जुड़े हैं, क्योंकि उनके कई तत्व क्षेत्रीय संदर्भ में भिन्न भिन्न होते हैं। भूगोल स्थानिक संदर्भ में यथार्थता को समग्रता से समझने में सहायक होता है। अतः भूगोल न केवल एक स्थान से दूसरे स्थान में तथ्यों की भिन्नता पर ध्यान देता है, अपितु उन्हें समग्रता में समाकलित करता है। भूगोलवेत्ता को सभी संबंधित क्षेत्रों की व्यापक समझ रखने की आवश्यकता होती है, जिसे वह उन्हें तार्किक रूप से संश्लेषित कर सके। यह संश्लेषण कुछ उदाहरणों की सहायता से सरलतापूर्वक समझाया जा सकता है। यथा भूगोल ऐतिहासिक घटनाओं को प्रभावित करता है। स्थानिक दूरी स्वयं विश्व के इतिहास की दिशा को परिवर्तित करने के लिए एक प्रभावशाली कारक है। क्षेत्रीय विस्तार लड़ाई के दौरान, विशेषकर पिछली शताब्दी में, कई देशों के लिए सुरक्षा साधन बना। परंपरागत युद्ध में बड़े आकार वाले देशों ने अधिक स्थान छोड़कर समय का लाभ प्राप्त किया। नए विश्व के देशों के चारों तरफ विस्तृत समुद्र द्वारा प्रदत्त रक्षा कवच उन्हें उनकी मिट्टी पर युद्ध होने से बचाता रहा है। यदि हम विश्व की प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं का विवेचन करें तो उसमें से प्रत्येक की भौगोलिक व्याख्या की जा सकती है। भारत में हिमालय एक महान अवरोध के रूप में देश की रक्षा करता रहा है, परंतु उसमें विद्यमान दर्रे एशिया के आक्रमणकर्ताओं एवं प्रव्रजकों को मार्ग की सुविधा देते रहे हैं। समुद्री किनारे दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप एवं अफ्रीका से संपर्क को प्रोत्साहित करते रहे हैं। नौ संचालन तकनीक ने यूरोपीय देशों को भारत सहित कई एशियाई एवं अफ्रीकी राष्ट्रों पर उपनिवेशीकरण करने में सहायता की, क्योंकि उन्हें समुद्र के माध्यम से गम्यता मिली। भौगोलिक तत्वों द्वारा विश्व के विभिन्न भागों में इतिहास की धारा के अपरिवर्तन के अनेक उदाहरण मिलते हैं। प्रत्येक भौगोलिक तथा समय के साथ परिवर्तित होता रहता है तथा समय के परिप्रेक्ष्य में उसकी व्याख्या की जा सकती है। भू आकृति, जलवायु, वनस्पति, आर्थिक क्रियाएं, व्यवसाय एवं संस्कृति विकास ने एक निश्चित ऐतिहासिक पथ का अनुसरण किया है। अनेक भौगोलिक तत्व विभिन्न संस्थानों द्वारा एक विशेष समय पर निर्णय लेने की प्रक्रिया के प्रतिफल होते हैं। उदाहरणार्थ, स्थान से 1500 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसे विकल्प के रूप में यह भी कहा जा सकता है कि स्थान व से 2 घंटा दूर है। यदि हवाई जहाज से यात्रा की जाए या 17 घंटा दूर है यदि तीव्रगामी रेल से यात्रा की जाए। इसी कारण समय भौगोलिक अध्ययन के चतुर्थ आयाम के रूप में एक समाकल भाग माना जाता है। कृपया 3 अन्य आयामों का उल्लेख कीजिए। रेखा चित्र संख्या 1.1 विभिन्न प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञान से भूगोल का संबंध प्रचुर रूप से चित्रित करता है। यह संबंध 2 खंडों में रखा जाता है, भौतिक भूगोल एवं प्राकृतिक विज्ञान। भौतिक भूगोल की सभी शाखाएं जैसे कि रेखा चित्र में दर्शाया गया है प्राकृतिक विज्ञान की अंतरापृष्ठ हैं।
परंपरागत भौतिक भूगोल, भौमिकी, मौसम विज्ञान, जल विज्ञान, मृदा विज्ञान से संबंधित हैं। इस प्रकार भू आकृति विज्ञान, जल वायु विज्ञान, सामुद्रिक विज्ञान, मृदा भूगोल का प्राकृतिक विज्ञान से निकट संबंध है, क्योंकि ये अपनी सूचनाएं इन्हीं से प्राप्त करते हैं। जैव भूगोल, वनस्पति शास्त्र, जीव विज्ञान तथा पारिस्थितिकी विज्ञान से अत्यधिक निकटता से जुड़े हुए हैं, क्योंकि मानव विभिन्न स्थैतिक निकेत में निवास करता है। एक भूगोलवेत्ता को गणित एवं कला विशेषतः मानचित्र रेखांकन में निपुण होना चाहिए। भूगोल खगोलीय स्थितियों के अध्ययन से जुड़ा हुआ है, जो अक्षांश एवं देशांतर का विवरण प्रस्तुत करता है। पृथ्वी का आकार भूभाग यानी जियोड है, परंतु भूगोलवेत्ता का मूल उपकरण मानचित्र है, जो द्विआयामी प्रदर्शन होता है। भूभाग को द्विआयामी में परिवर्तित करने का समाधान रेखाचित्रीय या गणितीय रीति से निर्मित प्रेक्षण द्वारा प्राप्त हो सकता है। रेखात्मक तथा परिमाणात्मक तकनीक में गणित, सांख्यिकी एवं अर्थमिति में प्रवीणता की आवश्यकता होती है। मानचित्र कलात्मक कल्पना द्वारा तैयार किए जाते हैं। खाका, स्केच, मानस, मेंटल मानचित्र एवं मानचित्र कला कार्टोग्राफिक वर्क हेतु कला में निपुणता आवश्यक है। भूगोल एवं सामाजिक विज्ञान, रेखाचित्र एवं प्रदर्शित प्रत्येक सामाजिक विज्ञान का भूगोल एक शाखा में अंतरापृष्ठ संबंध है। भूगोल और इतिहास में अंतर संबंध का विवरण पहले ही दिया जा चुका है। प्रत्येक विषय की एक दर्शन होता है, जो उस विषय के लिए मूल आधार होता है। दर्शन किसी विषय को जड़ प्रदान कर उसके क्रमशः विकास प्रक्रिया में स्पष्ट ऐतिहासिक भूमिका प्रस्तुत करता है। इस प्रकार भौगोलिक चिंतन का इतिहास भूगोल की मातृशाखा के रूप में सर्वत्र पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। सामाजिक विज्ञान के सभी विषय यथा समाजशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, जनांकीकी सामाजिक यथार्थता का अध्ययन करते हैं। भूगोल की सभी शाखाएं सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, अधिशास भूगोल आदि विषयों से घनिष्ठता से जुड़े हुए हैं, क्योंकि इनमें से प्रत्येक में स्थानिक स्पैटियल विशेषताएं मिलती हैं। राजनीति शास्त्र एक मूल उद्देश्य राज्य, क्षेत्र, जनसंख्या, प्रभुसत्ता का विश्लेषण है, जबकि राजनीतिक भूगोल एक क्षेत्रीय इकाई के रूप में राज्य तथा उसकी जनसंख्या के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था की मूल विशेषताओं जैसे उत्पादन, वितरण, विनिमय एवं उपयोग की विवेचना करता है। इन विशेषताओं में ये आप देख सकते हैं, एक फिगर है भूगोल तथा इसका अन्य विषयों से संबंध। पॉज करके उसको देख सकते हैं। विशेषताओं में से प्रत्येक एक स्थानिक यानी स्पेशियल पक्ष होता है। अतएव वहाँ आर्थिक भूगोल की भूमिका आती है, जो उत्पादन, विनिमय, वितरण तथा उपभोग के स्थानिक पक्ष का अध्ययन करता है। इसी प्रकार जनसंख्या भूगोल जनांकीकी से निकटता से जुड़ा है। उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट होता है कि भूगोल प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञानों से घनिष्ठता से जुड़ा हुआ है। यह अध्ययन के विधि तंत्र उत्पादनों का अनुसरण करता है, जो इसे अन्य विषयों से पृथक करता है। इसका अन्य विषयों से परासरणी ऑस्मोटिक संबंध होता है, जबकि अन्य सभी विषयों का अपना निजी विषय क्षेत्र होता है।
भूगोल व्यष्टिपरक सूचनाओं के बहाव का अवरोध नहीं करता, जैसे कि शरीर के सभी कोशिकाओं की एक झिल्ली द्वारा पृथक पहचान होती है, परंतु रक्त का बहाव अवरुद्ध नहीं होता है। भूगोल वेता सहयोगी विषय से प्राप्त सूचनाओं एवं आंकड़ों का प्रयोग करते हुए क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में उसका संश्लेषण करता है। मानचित्र भूगोल वेताओं का बहुत प्रभावशाली उपकरण होता है, जिसके माध्यम से क्षेत्रीय प्रतिरूपण को प्रकाश में लाने के लिए सारणीबद्ध आंकड़ा दृश्य रूप में परिवर्तित किया जाता है। भूगोल शाखाएं, भूगोल की शाखाएं। पुनः स्मरण हेतु कृपया चित्र 1.1 का अध्ययन करें। इससे यह स्पष्ट प्रकट होता है कि भूगोल अध्ययन का एक अंतर शिक्षण विषय है। प्रत्येक विषय का अध्ययन कुछ उपागमों के अनुसार किया जाता है। इस दृष्टि से भूगोल के अध्ययन के दो प्रमुख उपागम हैं। पहला विषय वस्तुगत क्रमबद्ध, दूसरा प्रादेशिक। विषय वस्तुगत भूगोल का उपागम वही है जो सामान्य भूगोल का होता है। यह उपागम एक जर्मन भूगोलवेता अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट 1769 से 1859 द्वारा प्रवर्तित किया गया, जबकि प्रादेशिक भूगोल का विकास हम्बोल्ट के समकालीन एक दूसरे जर्मन भूगोलवेता कार्ल रीटर 1779 से 1859 द्वारा किया गया। विषय वस्तुगत उपागम में एक तथ्य पूरे विश्व स्तर पर अध्ययन किया जाता है। तत्पश्चात क्षेत्रीय स्वरूप के वर्गीकृत प्रकारों की पहचान की जाती है। उदाहरणार्थ, यदि कोई प्राकृतिक वनस्पति के अध्ययन में रुचि रखता है तो सर्वप्रथम विश्व स्तर पर उसका अध्ययन किया जाएगा। फिर प्रकारात्मक वर्गीकरण जैसे कि विषुवत-रेखीय, सदाबहार वन, नरम लकड़ी वाले, कोणधारी वन अथवा मानसूनी वन इत्यादि की पहचान, उनका विवेचन तथा सीमांकन करनी होगी। प्रादेशिक उपागम में विश्व का विभिन्न पदानुक्रमिक स्तर के प्रदेशों में विभक्त किया जाता है, और यदि एक विशेष प्रदेश में सभी भौगोलिक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, ये प्राकृतिक, राजनीतिक या निर्दिष्ट प्रदेश हो सकते हैं। एक प्रदेश में तथ्यों का अध्ययन समग्रता से विविधता में एकता की खोज करते हुए किया जाता है। द्वैतवाद भूगोल की एक मुख्य विशेषता है। इसका प्रारंभ से ही विषय में परिवर्तन हो चुका था। द्वैतवाद अध्ययन में महत्व दिए जाने वाले पक्ष पर निर्भर करता है। पहले विद्वान भौतिक भूगोल पर बल देते थे, परंतु बाद में स्वीकार किया गया कि मानव धरातल में समकालीन भाग है, वह प्रकृति का अनिवार्य अंग है। उसने सांस्कृतिक विकास के माध्यम से भी योगदान दिया है। इस प्रकार मानवीय क्रियाओं पर बल देने के साथ मानव भूगोल का विकास हुआ है। भूगोल की शाखाएं विषय वस्तुगत या क्रमबद्ध उपागम के आधार पर। भूगोल भू आकृति विज्ञान, यह भू आकृति उनके क्रम एवं विकास संबंधी प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। जलवायु विज्ञान, इसके अंतर्गत वायुमंडल की संरचना, मौसम तथा जलवायु के तत्व, जलवायु के प्रकार, जलवायु प्रदेश का अध्ययन किया जाता है। जल विज्ञान, यह धरातल के जल परिमंडल जिसमें समुद्र, नदी, झील, अन्य जलाशय सम्मिलित हैं तथा उनका मानव सहित विभिन्न प्रकार के जीवों एवं उनके कार्यों पर प्रभाव का अध्ययन है। अब यहाँ पे एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके इसको देख सकते हैं, ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। व्यावसायिक संरचना आदि का अध्ययन करता है, जबकि अधिवास भूगोल में ग्रामीण तथा नगरीय अधिवासों के वितरण, प्रारूप तथा अन्य विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक भूगोल,
यह मानव आर्थिक क्रियाओं जैसे कि कृषि, उद्योग, पर्यटन, व्यापार एवं परिवहन, अवस्थापना, तत्व एवं सेवाओं का अध्ययन करता है। ऐतिहासिक भूगोल यह उन ऐतिहासिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है जो क्षेत्र को संगठित करती हैं। प्रत्येक प्रदेश वर्तमान स्थिति में आने के पूर्व ऐतिहासिक अनुभवों से गुजरता है। भौगोलिक तत्वों में भी सामयिक परिवर्तन होते रहते हैं और इसी की व्याख्या ऐतिहासिक भूगोल का ध्येय है। राजनीतिक भूगोल यह क्षेत्र को राजनीतिक घटनाओं की दृष्टि से देखता है एवं सीमाओं, निकट पड़ोसी इकाइयों के मध्य भू वैन्यासिक संबंध, निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन एवं चुनाव परिदृश्य का विश्लेषण करता है। साथ ही परिसीमन एवं विश्लेषण करता है। साथ ही जनसंख्या के राजनीतिक व्यवहार को समझने के लिए सैद्धांतिक रूपरेखा विकसित करता है। जीव रूपरेखा जीव भूगोल भौतिक भूगोल एवं मानव भूगोल के अंतरापृष्ठ फलस्वरूप जीव भूगोल का अभ्युदय हुआ है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित शाखाएं आती हैं। जीव भूगोल, इसमें पशुओं एवं उनके निवास क्षेत्र के स्थानिक स्वरूप एवं भौगोलिक विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। वनस्पति भूगोल, यह प्राकृतिक वनस्पति का उसके निवास क्षेत्र में स्थानिक प्रारूप का अध्ययन करता है। पारिस्थितिक विज्ञान, इसमें प्रजातियों के निवास स्थित क्षेत्र का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण भूगोल, संपूर्ण विश्व के पर्यावरणीय प्रतिबोधन के फलस्वरूप पर्यावरणीय समस्याओं जैसे कि भूमि ह्रास, प्रदूषण, संरक्षण की चिंता आदि की अनुभव किया जाता है, जिसके अध्ययन हेतु इस शाखा का विकास हुआ है। प्रादेशिक उपागम पर आधारित भूगोल की शाखाएं। बृहद, मध्य, लघु स्तरीय प्रादेशिक क्षेत्रीय अध्ययन, ग्रामीण इलाका नियोजन तथा शहर एवं नगर नियोजन सहित प्रादेशिक नियोजन, प्रादेशिक विकास, प्रादेशिक विवेचना विश्लेषण दो ऐसे पक्ष हैं जो सभी विषयों के लिए उभयनिष्ठ सर्वनिष्ठ हैं। ये हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। भूगोल की शाखाएं की अगर हम बात करें तो ये भूगोल की शाखाएं हैं और इसमें प्रादेशिक अध्ययन, क्षेत्रीय अध्ययन, प्रादेशिक विकास, प्रादेशिक विश्लेषण और प्रादेशिक योजना। तो प्रादेशिक अध्ययन की अगर हम बात करें तो स्थूल प्रादेशिक अध्ययन, मध्य प्रादेशिक अध्ययन और सूक्ष्म प्रादेशिक अध्ययन। वहीं हम प्रादेशिक योजना की बात करें तो देश ग्रामीण योजना और शहरी योजना में आप इस चित्र को बांट सकते हैं। अगला हम देखेंगे, यहाँ पे आपसे कहा गया दर्शन। तो ये भौगोलिक चिंतन, भूमि एवं मानव अंत प्रक्रिया, मानव परिस्थिति की विविधता एवं तकनीकी सामान्य एवं संगणक आधारित मानचित्रण, परिमाणात्मक तकनीक, सांख्यिकी तकनीक, क्षेत्र सर्वेक्षण विधियाँ, भू सूचना विज्ञान तकनीक जैसे कि दूर संवेदन तकनीक, भौगोलिक सूचना, GIS, वैश्विक स्थितीय तंत्र, उपयुक्त वर्गीकरण, भूगोल की शाखाओं का एक विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत करता है। भूगोल पाठ्यक्रम सामान्यतः इसी के ढांचे में बनाया एवं पढ़ाया जाता है, परंतु यह रूपरेखा एक दृष्टि से स्थैतिक है, क्योंकि किसी भी विषय की यह बाध्यता है कि वह नई सोच, नया समस्या, नए विधि तंत्र एवं नई तकनीक के साथ अग्रसर होता है। अग्रसर होता रहे। उदाहरणार्थ, जो पहले हस्त निर्मित मानचित्र तकनीक थी, अब संगणक निर्मित मानचित्र में परिवर्तित हो गई है। तकनीकी ने विद्वानों को बृहद मात्रा में आंकड़ों के प्रबंधन की क्षमता प्रदान कर दी है। इंटरनेट व्यापक सूचनाएं देता है, इस प्रकार
विश्लेषण क्षमता में अपार वृद्धि हुई है। भौगोलिक सूचना तंत्र GIS ने ज्ञान के नए परिदृश्य को खोजा है। वैश्विक स्थिति या तंत्र बिल्कुल सही स्थिति ज्ञात करने के लिए सुविधाजनक उपकरण हो गया है। तकनीक ने गंभीर सैद्धांतिक ज्ञान के साथ संश्लेषण करने की क्षमता को बढ़ा दिया है। आप इन तकनीकों के कुछ प्राथमिक पक्षों के विषय में अपनी पुस्तक भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य भाग 1 में जान सकेंगे। आप अपनी कुशलता में सुधार करते रहेंगे और उनके उपयोग के विषय का ज्ञान प्राप्त करेंगे। भौतिक भूगोल, इसका महत्व। भौतिक भूगोल एवं इसका महत्व की बात करें तो पुस्तक का शीर्षक और विषय सूची इसके विषय क्षेत्र को प्रतिबिंबित करती है। यहाँ भूगोल की इस शाखा के महत्व को बताना युक्ति संगत होगा। भौतिक भूगोल में भूमंडल, भू आकृति, प्रवाह, ऊंचावच, वायुमंडल, इसकी बनावट, संरचना, तत्व एवं मौसम तथा जलवायु, तापक्रम, वायुदाब, वायु, वर्षा, जलवायु के प्रकार इत्यादि, जलमंडल, समुद्र, सागर, झीलें तथा जल परिमंडल से संबंध तत्व, जैवमंडल, जीव के स्वरूप, मानव तथा बृहद जीव एवं उनके पोषक क्रम जैसे खाद्य श्रृंखला, परिस्थैतिक प्राचल, इकोलॉजिकल पैरामीटर्स एवं पारिस्थितिक संतुलन का अध्ययन सम्मिलित होता है। मिट्टियाँ मृदा निर्माण प्रक्रिया के माध्यम से निर्मित होती हैं तथा वे मूल चट्टान, जलवायु, जैविक प्रक्रियाएं एवं काला अवधि पर निर्भर करती हैं। काला अवधि मिट्टियों को परिपक्वता प्रदान करती है तथा मृदा पार्श्विका के विकास में सहायक होती है। मानव के लिए प्रत्येक तत्व महत्वपूर्ण होता है। भू आकृतियाँ आधार प्रस्तुत करती हैं जिस पर मानव क्रियाएं संपन्न होती हैं। मैदान का प्रयोग कृषि कार्य के लिए किया जाता है, जबकि पठारों पर वन तथा खनिज संपदा विकसित की जाती है। पर्वत चारागाहों, वनों, पर्यटकों स्थलों के आधार पर निम्न क्षेत्र को जल प्रदान करने वाली नदियों के स्रोत होते हैं। जलवायु हमारे घरों के प्रकार, वस्त्र, भोजन को प्रभावित करते हैं। जलवायु का वनस्पति, शस्य प्रतिरूप, पशुपालन एवं कुछ उद्योगों आदि पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। मानव ने ऐसी तकनीक विकसित की है जो सीमित क्षेत्र में जलवायु को परिवर्तित कर देती है, जैसे वातानुकूलक, वायु शीतक इत्यादि, तापमान तथा वर्षा, वनों के घनत्व एवं घास प्रदेशों की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हैं। भारत में मानसूनी वर्षा कृषि आवर्तन प्रणाली को गति प्रदान करती हैं। वर्षा भूमिगत जलधारक प्रस्तर को पुनरावेशित कर कृषि एवं घरेलू कार्यों के लिए जल की उपलब्धता संभव बनाती है। हम संसाधनों के भंडार समुद्र का अध्ययन करते हैं। वह मछली एवं अन्य समुद्री भोजन के अतिरिक्त खनिजों की दृष्टि से भी संपन्न है। भारत ने समुद्री तल में मैग्नीज पिंड नोड्यूल्स एकत्रित करने की तकनीक विकसित कर दी है। मृदा एक नवीकरणीय पुनः स्थापनीय संसाधन है जो अनेक आर्थिक क्रियाओं जैसे कृषि को प्रभावित करती हैं। मिट्टी की उर्वरता प्रकृति से निर्धारित तथा संस्कृति से प्रेरित होती है। मृदा पौधों, पशुओं एवं सूक्ष्म जीवाणुओं के धारक जीवमंडल के लिए आधार प्रदान करती है। भौतिक भूगोल प्राकृतिक संसाधनों के मूल्यांकन एवं प्रबंधन से संबंधित विषय के रूप में विकसित हो रहा है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु भौगोलिक पर्यावरण एवं मानव के मध्य संबंधों को समझना आवश्यक है। भौतिक पर्यावरण संसाधन प्रदान करता है और मानव इन संसाधनों का उपयोग करते हुए अपना आर्थिक एवं
सांस्कृतिक विकास सुनिश्चित करता है। तकनीकी की सहायता से संसाधनों के बढ़ते उपयोग ने विश्व में पारिस्थितिक असंतुलन उत्पन्न किया है। अतएव सतत विकास के लिए भौतिक वातावरण का ज्ञान नितांत आवश्यक है, जो भौतिक भूगोल के महत्व को रेखांकित करता है। तो दोस्तों, ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दूसरे चैप्टर के साथ।